नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे पाकिस्तानी सेना और आतंक का कनेक्शन लगातार सामने आता है और कैसे इससे और भी ज्यादा बल मिलता है। पाकिस्तान की सेना का आतंकवादियों से रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत प्रगाढ़ है और अब उसके ही पाले हुए आतंकवादी लगातार उसके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। उसके पाले एक आतंकवादी ने पाकिस्तान की सेना के इस गठजोड़ की एक बार फिर से पोल खोल दी। आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा, उसका एक टॉप कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी। उसने पाकिस्तानी सेना के साथ में अपने कनेक्शंस पर बड़ा कबूलनामा किया है। वहीं दूसरी तरफ जैश-ए-मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर ने दावा किया कि 1000 से ज्यादा फिदायीन तैयार हैं जो भारत में घुसपैठ करके शहादत पाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। आप सोचिए, एक दो नहीं बल्कि 100 भी नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा की संख्या। और जिस तरह से ये कहा जाए कि ये जो पूरी संख्या अगर मैं बता दूं तो मीडिया, ग्लोबल मीडिया में हंगामा मच जाएगा, ये बात उसकी तरफ से कही गई। समझिए, उसने कहा है कि जिस तरह से भारत में घुसपैठ करने के लिए कई ऐसे शहादत पाने के लिए फिदायीन तैयार हैं, हजारों से ज्यादा की संख्या है उसकी। और उसने ये स्पष्ट कहा कि अगर मैं संख्या बता दूं तो मीडिया में हंगामा मच जाएगा। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है किस तरह से एक एक करके बड़े खुलासे इस दौरान नजर आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। हालांकि ऑडियो ये कब का है और किस रूप का है इसकी पुष्टि नहीं कही जा सकती, लेकिन ये ऑडियो ये स्पष्ट जरूर दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन किस तरह से आतंकी भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं खुल्लम खुल्ला, ये स्पष्ट है। आतंकी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं हिंदुस्तान की तरफ से जब जवाब दिया जाता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि आखिर मसूद अजहर ने क्या कहा, मसूद की धमकी किस तरह की है। मसूद अजहर की भारत को गीदड़ भभकी है। 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, आत्मघाती हमलावर हमले के लिए तैयार हैं। जैश के पास में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा आतंकी नहीं है जिसकी तरफ से इस तरह से बात कही गई हो। अब मैं आपको जो एक वीडियो दिखाने वाली हूं वो लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा चेहरा है और उसने खुले मंच पर खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सेना का साथ आतंकियों के साथ में है, पाकिस्तान की सेना का साथ लश्कर-ए-तैयबा के साथ में है। आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, उसका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कह रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना के कार्यक्रमों में जाने के लिए आमंत्रण मिलता है और यह आमंत्रण खुद पाकिस्तान की सेना देती है। इतना ही नहीं बल्कि उसे सैनिकों के नमाज़े जनाजा में भी बुलाया जाता है। और जब आपको ये भी बता दें, सैफुल्लाह कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है, उसने एक कार्यक्रम में खुल्लम खुल्ला ये बात कही। पहले वो वीडियो देखिए। एक हमारे पाक फौज के नौजवान, तलवंडी के साथ उनका ताल्लुक है। ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चार हुए हैं और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो आपने सुना, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, जिसने कहा है कि उसका पाकिस्तानी सेना से सीधा नाता है। आपको आइए मैं कुछ और बड़ी बातें बताती हूँ कुछ ग्राफिक्स के जरिए। पाक सेना से आतंकी कनेक्शन किस रूप में लगातार एक के बाद एक बड़े स्तर पर सामने आता है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर, उसने खुद ये बात स्वीकार की और खुद इसका खुलासा किया।
लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कबूल किया है, उसका कबूलनामा है पाकिस्तान का नो टेरर लिंक किस तरह से ये झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के साथ में संबंध है, क्योंकि उसने खुद ये बात कही कि पाकिस्तान की सेना मुझे न्योता भेजकर बुलाती है, पाक सेना के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बुलाती है। और अब आप ये समझिए कि इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ किस रूप में एक अलग तस्वीर यहां पर नजर आती है। पहले आपको एक और बार सुनाती हूं सैफुल्लाह कसूरी ने आखिर क्या कहा, जिससे पाकिस्तान की धज्जियां एक बार खुद उसी के उस बयान से उड़ गई। एक हमारे पाक फौज के नौजवान तलवंडी के साथ उनका ताल्लुक है, ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चार हुए हैं और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना है। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं। पाक में सेना और आतंकियों का गठजोड़ क्या साबित हो गया है? आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा मापदंड रखता है। क्या ट्रंप पाक सेना आतंकी नेक्सस पर कोई एक्शन लेंगे? अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नो टेररिज्म और टेरर को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र किया जाता है। तो ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से PMLN की नेता उज़्मा करदार जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से ही पत्रकार हुसैन जावेद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीत सिरोही जी आपसे बात शुरू करना चाह रही हूँ। कर्नल सिरोही, जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, ये एक बड़ा, ये ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल सत्य है, भले ही उसको दरकिनार किया जाता रहा हो, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से खुल्लम खुल्ला मंच से अगर इस बात का जिक्र किया जाता है, उसे क्या कहेंगे सर? नैना जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हमें बुलाया है। देखिए नैना जी, इसमें तो हमें जो है सैफुल्लाह कस्तूरी की बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपने जैसे कहा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। पाकिस्तानी भाई और बहन अगर नकार रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंक कहाँ से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान का आतंक से क्या मतलब है। पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है और जो है उसका भुगतान वो अब खुद भी कर रहे हैं। जब उनको जो है उनके वेस्ट बॉर्डर से जब आतंकी आते हैं तो वो अब ये कहना शुरू कर दिया तो जी हम तो खुद विक्टिम है। वो विक्टिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो विक्टिम अपनी करतूतों की वजह से विक्टिम है। उन्होंने जब उसको पाला ही, जब सांप को पालोगे तो वो सांप को नहीं पता कि वो किसको काटेगा, वो जिसका दिल करेगा उसको काट देगा। तो वही हाल है। तो इसलिए सैफुल्लाह कस्तूरी जो बोल रहे हैं कि जी हमारे तो पाकिस्तान फौज के साथ जो है ताल्लुकात है, हमें फंक्शन में बुलाया जाता है, हमें नमाज जनाजा में बुलाया जाता है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहे। वो हमको पूरा का पूरा पता है उसका कि वो पाकिस्तान का जो है ISI, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान अवाम इस चीज को चाहता है, लेकिन हाँ ISI जरूर जो है टेररिस्टों की फंडिंग करती है, टेररिस्टों को पनाह देती है और टेररिस्टों को बताती है कि क्या करना है। क्योंकि उनके लिए भारत को एंगेज करना ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि अगर लड़ाई करेंगे तो एक महंगा ऑप्शन है। तो इसलिए भारत को जो है किसी तरीके से अनस्टेबल करना, दहशतगर्द फैलाना, ये उनका जो है। भारत को करने की भले कोशिश की जाती हो, लेकिन अनस्टेबल पाकिस्तान खुद किस रूप में, ये तो हम सभी जानते हैं और ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर उज़्मा करदार जी से इस बात का जवाब लेना चाह रही हूँ। उज़्मा करदार, बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आप ही की तरफ से बार बार ये बात आई कि 78 सालों में पाकिस्तान ने
ये कहा जाए आतंक का दंश झेला, आतंक की परिस्थितियां देखी, लेकिन लश्कर तैयबा के अलग अलग ऐसे कार्यक्रम कई बार ऐसे हाल ही में हुए। अब तो यहाँ पर जो सैफुल्लाह कसूरी उसका टॉप कमांडर है, आपकी नाक के नीचे वो बड़ी बातें इस तरह से कह दे रहा है, वो खुद खुलासा कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सेना उसे बुलाती है, पाकिस्तान की सेना के साथ में उसका कनेक्शन है। जी देखिए, मैं आपके प्रोग्रामों में काफी अरसे से मैं आ रही हूँ और मुझे ये फील होता है कि आप लोगों को ऑब्सेशन हो गई है। आप लोग समझते हैं कि जो आतंकवादी हैं ये भी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी के किरदार हैं, हम जहां मर्जी इनका मुंह मोड़ के इधर कर दे, कभी लेफ्ट कर दे, कभी राइट कर दे, कभी हम कहें कि पाकिस्तान में ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, कभी हम कहेंगे कि फलाना। आप लोगों की इमेजिनेशन जो है बिल्कुल वाइल्ड जा रही होती है। हम सबसे बड़े विक्टिम जो है दहशतगर्दी के वो तो खुद पाकिस्तान है। हमारे 70,000 जानों का नुकसान हुआ है टेररिज्म में। हमारे आपको नहीं पता कि हमारे कितने अटैक्स हुए हैं। हमारी जो सिविलियन हमारी जो लोग हैं, हमारे जो इदारों के हमारे जो लोग हैं, वो दहशतगर्दी के जो नासूर से जंग करते हुए उनको कई दहाइयां गुजर गई हैं और अब कहीं जाके हमने इसको काबू में किया था। बल्कि अब भी ये टीटीपी जो है रीग्रुप हो के आपके रॉ के साथ क्या है उस्मा करदार जी, टीटीपी क्या है? ये रॉ के साथ मिलके अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने 2021 से 2000 अब आपको रॉ आंखों का तारा लगने लगा। सैफुल्लाह कसूरी टीटीपी का नेता है, सैफुल्लाह कसूरी रॉ का सदस्य है, सैफुल्लाह कसूरी भारत का नेता है, भारत का नेता है, कोई भारत का सदस्य है क्या? कौन है सैफुल्लाह कसूरी? आप क्या जैसे ही सवाल पूछने लग जाएं, अपने गिरिबा में झांकने की जगह आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए इसे भारत के ऊपर डाल देती हैं। आपने मसूद अजहर को आपने घर में रखा, आप हाफिज सईद को आपने घर में रखा और उसी के अगर संगठन के लोग अब वहां पर खुल्लम खुल्ला मंच से ये तमाम बड़ी बातें कहते हैं, एक्शन लेने का जिक्र दिखाइए ना, कभी बैन कीजिए ऐसे तमाम जो भी संगठन है, बैन तो छोड़िए, एक्शन लीजिए। बैन तो आपने बहुत कुछ करके रखा है। अब हकीकत ये है कि अब जो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे ना, वो बयानिया पिट गया है, वो खत्म हो गया है। लोगों को पता चल गया है कि आप एक्चुअली पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाते हैं। आप घुस के लोगों के मुल्कों में जाके वहां पे मारते हैं। आपने पूरी सिख लीडरशिप को मार दिया है बाहर। अच्छा। आप हर वक्त अब बांग्लादेश में आप इनका जो यूथ लीडरशिप है, अब आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। किसने मारा उस्मान को? ये सारे आप लोगों की कार्रवाइयां हैं। फैलाना ना बड़ा खतरनाक होता है। जो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आप बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, ये आप भी बखूबी जानती हैं, बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से आईएसआई की जो बड़ी भूमिका है किस तरह से है, बल्कि मुझे लगता है आपको सोचने वाली बात है। आखिर अभी कुछ समय पहले आप ही के ही पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को लेकर एक पोस्ट कर दिया था एक युवा ने, विदेशी धरती पर बैठकर। उसका पोस्ट तो डिलीट करवाया ही, जेनजी के विरोध प्रदर्शन की नाराजगी का सामना अलग करना पड़ रहा है। किस से लड़ेंगे आप? क्योंकि आपने ये नाराजगी बोई है। यूके देवनाथ जी बार उस्मा जी कहती हैं कि भाई हिंदुस्तान ने उनको परेशान करके रखा है। सैफुल्लाह कसूरी कौन है? सैफुल्लाह कसूरी कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता है कि भाई मुझे पाकिस्तान की सेना बुलाती है, हर कार्यक्रम में निमंत्रण देती है? किस अधिकार से जाता है सैफुल्लाह कसूरी ऐसे कार्यक्रमों में? नैना जी, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फैक्ट भी सुनिए। जी सर। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक दिक्कत है। अगर उनके ऊपर टीटीपी हमला करता है, बैड टेररिस्ट। अगर उनके ऊपर बीएलएफ हमला करता है, बैड टेररिस्ट। जाहिर बात है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तान के सिटीजन, नागरिक, फौजी मारे गए हैं बीएलए टीटीपी के हमले में। हमें भी दुख होता है, दिली तौर पर दुख होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो स्टेबलाइज हो जाए अफगानिस्तान के साथ। दोनों मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में बातचीत करें, दोनों देशों में तिजारत हो, ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। दिक्कत ये आ रही कि जब ऐसे ही एलिमेंट्स का, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल जब हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं
तब उनको बैड टेररिस्ट नहीं माना जाता। अब मसूद आजाद है, उसको तो यूनाइटेड नेशन ने बैन किया हुआ है, आतंकवादी घोषित किया हुआ है, इससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि आप सोचते हैं कि बांग्लादेश में भारत ने कुछ किया है। आज तक भारत की जो होम मिनिस्ट्री है, हमने बार बार बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनसे कहा है कि अगर बांग्लादेश को भारत से कोई भी मदद चाहिए, बांग्लादेश की इंटरनल पोजीशन हालत पर कब्जा कंट्रोल करने के लिए, चाहे पुलिस चाहिए या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, हम बांग्लादेश को देने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि देश में स्टेबिलिटी हो। भारत चाहता है कि 12 फरवरी को वहां एक आजाद और खुली हुई हवा में इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि चाहे बीएनपी हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे एनसीपी हो, कोई भी मुस्लिम छात्र शिविर हो, सब अपने अपने वोटर्स को सामने लाके वहां पे वोट दें और वोट के बाद जनता, बांग्लादेश की आवाम तय करे कि अगला जो बांग्लादेश चलेगा 5 साल तक कौन चलाएगा। वहां पर जो 5-6 मर्डर्स हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, क्या उसमें हमारा हाथ था? बांग्लादेश की सरकार के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और बांग्लादेश की सरकार को हमने कहा है कि अगर आप हमें चाहते हैं तो हमारी जो डिटेक्टिव पुलिस है, हमारी जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, वो बांग्लादेश में जाकर तहकीकात करके आपको हेल्प कर सकती हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये मर्डर कौन कर रहा है। ओपन ऑफर है। अभी तक बांग्लादेश ने हमारे ऑफर का रिस्पॉन्स नहीं दिया। नैना जी, क्या रॉ पाकिस्तान में पहुंच गया? देखिए, अफगानिस्तान में तो आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं बताता हूं, हिंदुस्तान से कोई भी नहीं जा रहा था। आज से 2 महीने पहले अफगानिस्तान में, काबुल में ना हिंदू थे ना सिख थे। काबुल, कंधार, हेरात, वहां पर इंडियंस को देखते ही उनको नियरेस्ट पुलिस थाने में ले जाते थे। तो ऐसी हालत में कैसे रॉ अफगानिस्तान से काम करेगा? क्या हम बलूचिस्तान में कुछ कर रहे हैं? ये तो बचने के तमाम, अपने आप को बचाने के तमाम अलग अलग पहलू बताने की कोशिश होती है, सिर्फ और कुछ नहीं बहाने। अगर रही बात रॉ की और अफगानिस्तान के साथ में जब भारत का कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश होता है, तो मैं बार बार कहती हूँ, कोई भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज के नहीं है, सदियों दशकों पुराने हैं, बल्कि सदी सदी से पुराने हैं। और अगर अभी मौजूदा वक्त में भारत और अफगानिस्तान के अगर ताल्लुक बने भी, हिंदुस्तान ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया, हिंदुस्तान ने वहां पे स्कूल, सड़कें और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करवाई। अफगानिस्तान के साथ में इतना लंबा कनेक्शन था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने क्या दिया उसे? तालिबान, वहां पे सिर्फ दहशतगर्दी, इसके अलावा क्या हकीकत है ये पाकिस्तान भी बखूबी जानता है और हम भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये सवाल हुसैन जावेद से लेकर करना चाह रही हूँ। हुसैन जावेद, सैफुल्लाह कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है, पहलगाम आतंकी हमले का प्रमुख सरगना है, प्रमुख रचयिता है, इतने लोगों की जान गई। और चलिए, आप लोग पहलगाम हमले को भी छोड़ दीजिए, आप पहलगाम हमले से आप कनेक्ट नहीं फील करते, लेकिन आप ये तो मानते हैं लश्कर-ए-तैयबा, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट संगठन है, उसका आतंकी बड़े मंच से खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि भाई मुझे पाक की सेना बुलाती है, मुझे पाकिस्तान की सेना यहाँ पर जनाजे में नमाज पढ़ने के लिए बुलाती है, तो निजाम बनाकर रखा है आपने एक टेररिस्ट को। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मसूद अजहर का एक आपने ऑडियो बयान सुनाया और उसके साथ आपने ये भी कहा कि हम इसको सही तरह से वेरीफाई कर भी नहीं सकते। अब जितना भी आपने सुनाया ठीक है, उसमें ना उसने हिंदुस्तान का नाम लिया, ना उसने कश्मीर का नाम लिया, ना ही उसने ये बताया कि 1000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं। उसने तो ना हिंदुस्तान का नाम ही नहीं लिया उसमें। आप ऑडियो सुनना चाहते हैं दोनों? आप चाहेंगे मैं दोबारा प्ले करवाऊंगी? नहीं, जो आपने प्ले किए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें ना हिंदुस्तान का नाम था, ना उसमें कश्मीर का नाम था। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बयान कब का है। हो सकता है ये 2002 का बयान हो, ये 99 का बयान हो। ऐसी कोई आपके पास कोई इस वक्त है नहीं कि हम उसको वेरीफाई इस तरह से कर सके। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि जिस संगठन से मसूद अजहर का ताल्लुक है और आपने यूएन का हवाला दिया कि वहां से इनको बैन किया गया, तो 24 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भी एलटी को और जेश को बैन किया हुआ है।
इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन 24 साल ऐसा ये बैन किस तरह का, ये पाबंदियां किस तरह की होती हैं हुसैन जावेद, जो सिर्फ दिल को खुश करने के लिए कागजी तौर पर है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं? खुल्लम खुल्ला मंच साझा होते हैं, खुल्लम खुल्ला रैलियां होती है, बयान आ जाते हैं। देखिए मैम, इसमें ये कि मैं भी इंडियन मीडिया पे अक्सर आता हूँ, आपके शो में भी आता हूँ, हम अपने पैनलिस्ट को भी सुनते हैं, हम इंडिया की रिपोर्ट्स को भी देख रहे होते हैं। 3-4 माह से इंडियन मीडिया के अंदर इस तरह के दावे की जा रहे थे कि अजहर की बहन एक्टिव हो गई है, उसने 500 खवातीन को मिला के एक संगठन इस तरह से तैयार कर लिया। हमें पाकिस्तान में वो संगठन आज तक इन 5 महीनों में कहीं दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, अब तो ये भी आ रहा है, कोई आतंकी भी नजर नहीं आता ना हुसैन जावेद। बड़ी दिक्कत तो यही होती है, अगर आपको नजर आता तो आप कंट्रोल कर लेते। आपको तो अभी तक ये भी नजर नहीं आता कि हाल ही में पीओके में बाकायदा यहाँ पर हमास का एक लीडर आके बैठक कर लेता है, उस तक को सीधे सीधे दरकिनार कर देते हैं। कार्यक्रम में पहुंच जाता है, आप उसको भी दरकिनार कर देते हैं। आपने ना कभी आपको ओसामा बिन लादेन नजर आया, ना हाफिज सईद नजर आया, ना दहशतगर्दी को बढ़ाने वाले लोग नजर आए। मैं यही बात बिल्कुल आगे करने लगा था जो आपने की, कि अब तो हमास का नाम भी हमसे इस तरह जोड़ दिया गया कि पता नहीं कहां से वो पाकिस्तान के अंदर आ गए और यहाँ पे बैठ के इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा बड़ा मजाक हो क्या सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। और फिर एक और नाम इंडियन मीडिया के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा हिट है, इससे ज्यादा कोई हिट नाम ही नहीं है, और ये है सैफुल्लाह कसूरी का, जिसको इंडियन मीडिया पे हमने सुना, इसके वीडियोस भी हमने वहीं देखे, इसकी तस्वीरें भी हमने वही देखी। मैं बताती हूँ ना, दरअसल हुसैन जावेद उसका एक बड़ा रीजन, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी ये वो व्यक्ति है जिसका जब पहलगाम हमले हुए, सिरोही जी मुझे लग रहा है हुसैन जावेद भले इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो जो फुटप्रिंट्स मिले उसमें सैफुल्लाह कसूरी का बड़ा रोल था, और आप उसे कतई नहीं मानेंगे। आपने तो लश्कर तैयबा को नहीं माना, आपने कभी कोई आतंकी संगठन नहीं माना, और रही बात आपको क्यों नजर आएगा, और अगर नजर आता है तो क्यों आप एकदम आंखों पे पट्टी बांध के या हाथ ऐसे रखकर बैठ जाते हैं? आपके नाक के नीचे तमाम ऐसे आतंकियों की ट्रेनिंग हो जाती है, आपकी नाक के नीचे, और आप कह रहे हैं हमास के आतंकियों का। मैं आपको बता दूं, हमास से हिंदुस्तान का अभी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई हिंदुस्तान को लेकर कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन आप अब हमास के लिए एक तरह से सेफ नया बेस क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे अलकायदा, तालिबान या अलग अलग संगठनों के लिए किया था। सिरोही जी ठीक है, एक सेकंड, हुसैन जावेद की बात पूरी कर लेते हैं जी। बोलिए हुसैन जावेद। हाँ जी, मैं यही कह रहा था, आपने हमास का नाम लिया। हमास को हम सिर्फ मिडल ईस्ट के हवाले से जानते हैं, फिलिस्तीन के हवाले से, और हम उनकी कोशिश जो इसराइल के खिलाफ है, यहाँ पर अवामी सतह पर उनकी हिमायत भी की जाती है। वो अपनी सरजमीन के लिए फाइट कर रहे हैं, और वो वहां पे बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे हैं। आप उसको एक आतंकवादी संगठन कह भी नहीं सकते। और आखिरी बात कि आपने बात की सैफुल्लाह की, यही तो बात है मैम, आप पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया ने इस बात को नहीं माना। पहलगाम में जो हुआ इसके पीछे पाकिस्तान है, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लें कि दुनिया ही नहीं मान रही, और आप फिर हमसे धोखा करते कि हम ये कहें कि हमने कराया है, जो कि हमने नहीं करवाया। बात बताइए, आपने कहा ठीक है, आप हमास का अगर मैं जिक्र करूं, आपने कहा कि हमास को आप आतंकी संगठन नहीं मानते, दुनिया के कई देश नहीं मानते, लेकिन अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन माना है। अमेरिका के साथ में अभी पाकिस्तान में अमेरिका की पॉलिसीज चलती हैं आधी से ज्यादा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया बखूबी जानती है। एक तरफ आप स्टेबलाइजेशन फोर्स या पीस प्लान का हिस्सा बनने की बात करते हैं, उसी हमास के खिलाफ आप वहां पर ये कहा जाए कि युद्ध या हथियार उठाने की बात करते हैं, या शांति लाने के लिए XYZ किसी भी प्लान का हिस्सा बनने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप वहीं कहीं जो अमेरिका ने या फिर UN ने जिसे आतंकी संगठन माना हो, आप उसके सदस्य को बुलाते हैं। ये तो दोहरा रवैया ही हो जाता है। कर्नल संजीत सिरोही जी, ये ना ही यहाँ पर LAT को मानेंगे, ना हमास को मानते हैं, ना तालिबान को मानते हैं, और कहते हैं भैया हम तो विक्टिम है, घर में सबको बुला लेते हैं। बिल्कुल नैना जी, सबसे पहले तो जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे 70,000 आदमी मारे गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने काफी नुकसान उठाया है, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी लोग जो है मारे जा चुके हैं आतंकी हमलों में, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी हमेशा सहानुभूति जो है पाकिस्तान के साथ इस मामले में रही है। लेकिन जो जावेद साहब कह रहे हैं कि जी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जावेद साहब से, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, मुंबई में हमारे ऊपर अटैक होता है, उसके बाद जो उरी में हमारे ऊपर अटैक होता है, बाकी जगह पठानकोट के एयर बेस पे अटैक होता है, तो ये अटैक कौन कर रहा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत के लोग अटैक कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि आपके जो लश्कर तैयबा है या आपके जैश मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, वो हमला करते हैं और उसकी जो है तस्दीक हो चुकी है, वो हमला करते हैं। अब ये जो संगठन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको यूएन ने भी जो है बैन किया हुआ है, यूएन ने भी इनको जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, ये पाकिस्तान से जो है बेस्ड है और पाकिस्तान से ये सारी की सारी हरकत करते हैं। तो आपको जो हमारे यहाँ होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके यहाँ जो टीटीपी करती है वो आपको दिखाई देता है। ये जो आपकी दोहरी नीति है, आपके सिटीजन बढ़ते हैं उनका हमको बड़ा अफसोस है, हमारे सिटीजन बढ़ते हैं उनका भी आपको अफसोस होना चाहिए। लेकिन ये नजरअंदाज कर देना कि नहीं जी हमने तो जैसे इसका कस्तूरी का नाम ही नहीं सुना, आपसे सुन रहे हम तो कस्तूरी का नाम, या हम जो मसूद अजहर का हमको पता नहीं है, उसको तो 24 साल से जो बैंड है उसको तो जेल में डाला। वो कौन सी जेल है जिसमें मसूद अजहर जो है हजारों आदमियों के सामने लेक्चर दे सकता है? उसके बाद जो है आपके जो बाकी जो टेररिस्ट कमांडर्स हैं वो जो है वहां पे लेक्चर दे सकते हैं, उनकी वीडियो जारी होती है। वो ऐसी कौन सी जेल है? एक जेल आपकी जो है अडियाला जेल है, जिसमें आपका जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने जेल में बंद रखा है। उससे तो लोग मिल नहीं सकते, उसकी तो बात बाहर आती नहीं है। लेकिन जितने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जितने जो है उस्मा करदार जी वो कह रही है कि भाई ये तो ऑब्सेशन है, पाकिस्तान को हमेशा विक्टिम बना देते हैं आतंकवाद का, और ये कहा जाए कि जो जननी है आतंकवाद की। पाकिस्तान जहां से टेररिज्म, मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिज्म भारत, आपने जो है तालिबान को आपने पाला है, उसके बाद उस्मामा बिन लादेन आपके यहाँ पाया गया जिसने जो है अमेरिका में अटैक किया। उसके बाद बाकी जो आपके टीटीपी के थे वो यही के लोग थे जो जाके वहां पे तालिबान बनकर लड़ाई करते थे। पहले हिजबुल मुजाहिदीन बन के रशिया के साथ लड़ाई की, उसके बाद तालिबान करके अमेरिकन से लड़ाई करी, और फिर आप कह रहे हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम है। मैं मानता हूं आप विक्टिम हो, क्योंकि जो चीज आपने की थी, जो जैसा पेड़ बोया था उसका फल तो आपको खाना पड़ेगा, तो आप खा रहे हो फल। लेकिन भारत ने तो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी को भी इस्तेमाल नहीं किया, किसको यूज नहीं किया, तो भारत क्यों उसका भुगतान भरते? और जब भारत भुगतान भरता है तो आपसे एटलीस्ट इतनी, जैसे हम आपके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो आपकी सिंपैथी इतनी तो होनी चाहिए ना भारत के साथ कि हाँ जी आपके पास जो हमले हो रहे हैं वो बहुत बुरी बात है, ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। आप तो पहला काम ये करते हैं जी आपके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड है, आपके जो आपने खुद पहलगाम किया है, आपने जो अटैक उरी पे किया वो खुद किया है। तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगते। जब हम नेशनल टीवी पे आते हैं तो हमको जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए। जो ये लोग हैं वो आपके अंदर बैठे हुए हैं देश के अंदर, उनको आपकी आवाम सपोर्ट नहीं कर रही, शहबाज शरीफ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आईएसआई उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, और चाहे वो अफगानिस्तान में है। वो हमेशा से करती आई है और हमेशा ही करते रहेगी। आपने कहा कि हिंदुस्तान ने आतंकवाद को फैलाया, ऐसे कितने आतंकवादी संगठन हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जिसे अमेरिका या फिर यूएन या दुनिया के अलग अलग कंट्रीज ने बैन किया है? जी संजीव जी, अब मेरी बारी है तो फिर अब मुझे बात करने दें, आपके मेहमानों ने बात कर ली है। देखिए, जिस तरह आपको कुछ नजर नहीं आता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डोसियर्स पड़े हुए हैं। हमारे पास कुलभूषण यादव, जिसको शायद आप भूल गए हैं या पहचानते नहीं है, वो अभी भी हमारे पास है, और जो उसके करतूत हैं वो अभी भी हमारे पास पूरा डोसियर है उसका। आपके जो कर्नल ने समझौता एक्सप्रेस में किया था उसका भी पूरा डोसियर हमारे पास है। हम आपने जो जाफर एक्सप्रेस बैठ के वहां से करवाया, सैटेलाइट के जो उसमें सारे सबूत थे, उसके ताने बाने भी आप लोगों के साथ मिलते थे, उसका भी सारा सबूत हमारे पास है। वो सारा सबूत जो है हमने यूएन को भी दिया है और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जा रहे हैं, और बल्कि गए भी हैं। तो आप अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं, आपको नजर कुछ नहीं आता है कि सबसे बड़े जो आप आतंकवादी हैं वो इस वक्त भारत है, क्योंकि वो हर मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है और वो कोशिश करता है कि वहां पे लोगों को कंट्रोल करने की और अपने इजारादारी की और अपनी सुप्रेमेसी वहां दिखाने के लिए। अब आपको जो बांग्लादेश ने बाहर लोगों ने निकाला है, क्योंकि आपने उनके साथ जुल्म किया। 15 साल आप शेख हसीना के साथ मिलके
लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। आज उनको जो है उनको आप लोगों की शक्ल देखना गवारा नहीं। उन्होंने आप बड़ी ज़हीन आप नेता हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखती हैं। मुझे लगता है कि आप जरा सोच समझकर ही आप बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा, कहीं एक बार फिर से आप अपनी बातों से एक्सपोज ना हो जाएं। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है जिसे आपने कैप्चर करने की कोशिश दोबारा की, लेकिन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, वहां के अपने खुद के निर्णय होते हैं। शेख हसीना की अगर आप बात करें तो ये उनका भले वहां का पर्सनल होगा, लेकिन आपको यही चीज बड़ी तकलीफ में रहती है कि बांग्लादेश आपसे अलग होने के बाद में किस तरह से लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता चला गया, और इसी बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बांग्लादेश बड़ा अच्छा कर गया और पाकिस्तान वहीं पीछे रह गया। लेकिन आप उसी चश्मे से आपने हमेशा हर चीज को सिर्फ दहशतगर्दी के चश्मे से ही देखा, और शायद यही वजह है कि आप बढ़ाते चले गए हैं उसे। एक बार फिर से आपने वही हाल कर दिया जो आप चाहते थे। आपको तरक्की रास नहीं आती अपने पड़ोसी मुल्कों की, यही वजह है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, अरे आप सुन तो लीजिए। मैंने आपसे बस ये सवाल पूछा कि अच्छा, जिस रूप में यहाँ पर अगर सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग नजर आते हैं, आपकी सरजमी पर हैं, अगर वो ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान की सेना का समर्थन है या फिर बुलाया जाता है, क्या कभी जांच की बात है? क्या कभी कोई एक्शन लिया जाएगा? उस्मा जी मैं बोल रही हूँ, सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग अगर खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं तो क्या कभी जांच बैठाने के मन में आया है विचार, या एक्शन लेने की बात हुई है? भाई, ये सैफुल्लाह कसूरी तो आपके किसी ब्लॉकबस्टर का कैरेक्टर हमें लगता है। अरे भाई साहब, आप जानते हैं कौन है? आप ही लोग ला के सोशल मीडिया पे इसकी कहानियां सुना रहे। अब जिस तरह मेरे पाकिस्तान के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, क्या पता ये 2000 की कोई आपने पुरानी कोई चीज निकाल ली है। हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं है, ना ही हमें इस चीज का पता है, ना कोई इस तरह की बात जो है वो हमारी हुकूमत ने, या आपको तो हमारे ISI जो है वो, उससे आप लोग इतने खौफजदा हैं। आप समझते हैं जो भी बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे ISI ने किया है। वो आप ये तो देखें ना कि आप लोगों के करतूत क्या है, आपके पल्ले क्या है। आप हर जाके दूसरे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। आप वहां पे घुस के अब वो अपनी जो है चौधराहट दिखाते हैं, इसलिए आपको मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? ये आप बातें घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है पूरा संसार देख रहा है। बलूचिस्तान में तो हालात ये हो गए हैं उस्मा करदार, बलूचिस्तान में वहां की आवाम खुद अपने आप को स्वतंत्र देश के तौर पर ट्रीट करने लगी है। आपकी जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लगती। चौधराहट की अगर बात कर रही हैं आप, जरा आप देखिए कि आपने क्या किया है। यूके देवनाथ जी बार बार बांग्लादेश का हवाला या बांग्लादेश की एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही है। उस्मा जी जरा इनको बताइए, इनकी आंखें जरा खोलने की जरूरत है। 78 सालों में इन्होंने सिर्फ बनाया था आतंकवाद को, तालिबान को, TTP को, ऐसे तमाम अलग अलग आतंकी संगठन, अब वो इनके सर पे चढ़कर ताता थैया कर रहे हैं। बांग्लादेश इनसे खतर में अलग हुआ, लेकिन अपनी एक अच्छी GDP के साथ, एक अच्छे ये कहा जाए कि ग्रोथ के साथ में नजर आया, वो भी इन्हें रास नहीं आया। नैना जी, जहां तक बांग्लादेश की बात है, बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश आजाद मुल्क है। ठीक है, शेख हसीना पावर में थी, अवामी लीग पावर में थी, क्योंकि अवाम ने उनको वोट में जिताया। BNP भी पावर में आई है। जब भी BNP पावर में आती थी, अब खालिदा जिया मैडम होती थी। ठीक है, उन्होंने भारत के साथ चले या पाकिस्तान के साथ चले, हमने इंटरफेयर कभी करने की कोशिश नहीं की। अभी भी 12 तारीख को जब इलेक्शन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत नैना जी ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो आम अवाम है, अभी हमारे साथ PMLN की नेता हैं, चाहे PPP की हो चाहे PTI की हो, जो सिविलियन लीडरशिप है इनके हाथ में मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ है नहीं। दिल के अच्छे होते हैं, यस, शेर दिल होते हैं सिविलियन पाकिस्तान के, यस, लेकिन क्या अपनी आर्मी को और अपनी ISI को कंट्रोल में रख पाए हैं? नहीं। इनके यहाँ पाकिस्तान में दिक्कत है कि जब हिंदुस्तान में हम IIT बना रहे थे, IIM बना रहे थे, उस वक्त ये लोग पाकिस्तान में आम आवाम को बिना बताए, इनके जो आर्मी है, ISI है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में छुप छुप कर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप बना रही थी। पैसा मिला अमेरिका से, रूस के खिलाफ लड़ो। बाद में यही आतंकवादी ग्रुप का इस्तेमाल पाकिस्तान ने बखूबी किया। मैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को 10 में से 10 नंबर देता हूं।
कि जिन पैसों, अमेरिकन के पैसों से इन्होंने आतंकवादियों को ट्रेन किया रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्हीं का इस्तेमाल इन्होंने बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अमेरिका के खिलाफ किया। अमेरिका जैसी बड़ी फौज को अफगानिस्तान से बाहर हरा के भेजना, मेरे ख्याल से एक तगमा मिलना चाहिए इनके मिलिट्री के जनरल्स को। लेकिन दुख तब होता है कि जब उसी अफगानिस्तान में आज हम याद करें 15 अगस्त 2022 की बात है, इनके आईएसआई के मेजर जनरल साहब हेलीकॉप्टर में बैठ के काबुल पहुंच गए थे, और जब काबुल में पहुंचे उन्होंने कहा ठीक है अब तो वहां पे तालिबान की सरकार आ गई है, अब मैं हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान को चलाएगा। पीएमएल इनकी नेता है, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आईएसआई का कमांडर वहां पे लैंड किया काबुल में, 2 दिन के अंदर ही तालिबान ने उनको बोरिया बिस्तरा देकर वापस भेज दिया। हक्कानी नेटवर्क को काबू में ले आए तालिबान, और तालिबान ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका अफगानिस्तान को चलाने में 0 रोल होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 16 अगस्त 2022 की कर रहा हूं। तो दिक्कत यह है कि अगर वो तालिबानी आज पाकिस्तान के साथ चल रहे होते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अब इन्होंने कुलभूषण यादव का नाम लिया। मैं बताता हूं, चबहार पोर्ट से ये उठा के ले गए थे उसको, कुलभूषण यादव वहां पे गए थे। आज भी चबहार पोर्ट में हमारे कम से कम 40 इंजीनियर और हमारे 4000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि चबहार पोर्ट में भारत इन्वेस्ट कर रहा है। इन्होंने अपने गुर्गों को भेजकर उसको उठवा लिया। क्या कुलभूषण यादव के पास कोई हथियार मिला? बताएं, क्या कुलभूषण यादव ने कोई धमाका वहां पर किया? बताएं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या वो प्रूव हुआ? बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुलभूषण यादव को इंडिपेंडेंट काउंसिल दिलवाएं। देखिए, इंटरनेशनल जस्टिस बहुत क्लियर है। कुलभूषण यादव को आप हमारे यहाँ देखिए, आप यहाँ हमारे यहाँ देखिए, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ उसके बाद, बॉम्बे ब्लास्ट के बाद हमने आपके लोगों को जिंदा पकड़ा और उनके ऊपर 4 साल तक हमने कोर्ट केस चलाया, और हर मौका उसको दिया कि वो अपने काउंसलर को, अपने मदद के काउंसलर से वो अपनी डिफेंस में काम कर सके। कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, आज भी आप उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ले जाइए। नहीं, आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के भारत के खिलाफ कितने बार कोई निंदा, कड़ी निंदा या इंजेक्चर पास, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, आप मुझे याद दिला दिए कि कब यूएनएससी के टेबल पर या जनरल असेंबली में भारत के खिलाफ ये कह कि भारत टेररिस्ट गतिविधियों को पाकिस्तान में अंजाम दे रहा है, एक भी उनका बयान दिखलवा दीजिए। तो ऐसी बातें, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखिए, आप अपनी आईएसआई को कंट्रोल में रखिए, भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए। ये भारत के साथ बार बार टकराने की जो आपकी आदत है आपकी आर्मी की, उसको छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं कि अगले बार जब इलेक्शन होगा, पीएमएल-एन अगर नहीं जीती और पीटीआई के जो अभी 95 इंडिपेंडेंट हैं, अगले इलेक्शन में अगर 5-10 और इंडिपेंडेंट जीत गए तो पीएमएल-एन की तो सरकार ही गिर जाएगी। आप में अगर डेमोक्रेसी के लिए इतनी ही ज्यादा जोर है तो आप पीटीआई को अगला इलेक्शन लड़ने का मौका दे दीजिए ना। आप इमरान खान को जेल से बाहर लाके अगले इलेक्शन को लड़ने का मौका दे दीजिए। अपने यहाँ पे सही मायनों में जमीन पर जमहूरियत को काबू कीजिए। नहीं, उसके बदले आप लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी को भेजते रहते हैं। हमारे पास आप डोजियर बोल रहे हैं, ये डोजियर तो मैं भी प्रिपेयर कर चुका हूं। हम जब डोजियर प्रिपेयर करते हैं, आपको देते हैं, तो आप हमारे ही डोजियर का इस्तेमाल करके अपने आतंकवादी को बचाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, 1995-1993 की बात है कि आपके एक आतंकवादी को हमने पकड़ा, उसके जो शर्ट और पैंट में कॉलर टैग होती है शर्ट में, उसमें पाकिस्तानी टेलर का वो लगा हुआ था टैग। जब हमने डोजियर में, क्योंकि मैं इससे थोड़ा इन्वॉल्व था,
क्योंकि डोजियर में जब ये हमने फॉरवर्ड किया आपकी एम्बेसी को, अब पता है तुरंत 3 दिन के अंदर क्या हुआ, काला है आपकी एम्बेसी ने वो डोजियर आपकी विदेश मंत्री को दिया, वहां से तुरंत ऑर्डर चले गए आईएसआई को और बैट को कि भविष्य में जब आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजे तो ये देख लो कि उनकी ड्रेस में किसी पाकिस्तानी टेलर की निशानी तो नहीं है। तो आप हिंदुस्तान के दिए हुए डोजियर का इस्तेमाल करके आप अपने आतंकवादियों को बचाते हैं। सर लेकिन सबसे ऐसे महत्वपूर्ण बात नहीं ये हो जाती चलेगा। ना, आप आपने एक बड़ी पॉलिटिकल दिलचस्प बात लीडर कही हैं जो उस्मा जी हिंदुस्तान शायद के इस साथ। बात से इत्तेफाक नहीं करें, बार बार ऐसे तमाम वो उनकी तरफ से तथ्य रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुनिए आपने यूएनएससी या यूएन का जिक्र किया या आपने इंटरनेशनल ऐसी तमाम रिपोर्ट्स का जिक्र किया। मैं वही इस बीच ये सर्च कर रही थी कि भारत को यूएन ने या यूएनएससी ने या इंटरनेशनल जी यूके देवनाथ जी कुछ कह रहे हैं। इनके हाथ में हैंड ग्रेनेड निकला है, आरपीजी निकला हुआ है, उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की छाप लगी हुई है। वो AK-47 के साथ आते हैं। जब हमने उनकी ग्रीस चेक की तो वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ ग्रीस निकला। तो आप जो है हिंदुस्तान के साथ पॉलिटिकल लेवल पर डील कीजिए, इन दहशतगर्दों को ट्रेन करके हिंदुस्तान में भेजना बंद कीजिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो। मैं तो कह रहा हूं कि आज ही आप तो PMLN की नेता हैं, बॉर्डर खुलवा देते हैं, हिंदुस्तान से ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान तक। हमारे जो ट्रक हैं पाकिस्तान होके अफगानिस्तान में जाएंगे, हम तिजारत करेंगे अफगानिस्तान के साथ, और आप भी भारत से अपने ट्रकों को भेजिए बांग्लादेश तक अपने ट्रक भेज के तिजारत कीजिए। बांग्लादेश का पान सीधा इन ट्रकों में लोड होकर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोग सिर्फ एक ही चीज करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह से 1000 कट देने। आपके तो डिफेंस मिनिस्टर्स ने आके, आपके विदेश मंत्री ने बोला हुआ है कि हिंदुस्तान को 1000 कट देना है। उन्होंने मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये मान लिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जिनको पाकिस्तान ने ट्रेन किया। 78 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन स्थिति अगर अभी भी यथावत होती तो कुछ अंतर नजर नहीं आता। मैं आ रही हूँ हुसैन जावेद, आप ही की तरफ रुक कर रही हूँ, लेकिन मैं उस्मा जी की इस बात को जरूर बता दूं। मैं इतनी देर में यही सर्च कर रही थी कि आखिर भाई यूएन ने, यूएनएससी ने या अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने हिंदुस्तान को कितनी बार फटकार लगाई है आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान को कितनी बार लगाई है। मैं अपनी जुबान से बोलूं अच्छा नहीं लगेगा, उस्मा जी आप एक बार जाकर सर्च कर ले तो ज्यादा बेहतर शायद आप समझ जाएंगी, क्योंकि उसमें भारत को 0 मिलता है और पाकिस्तान को कई बार अलग अलग मौकों पर अलग अलग, संसद का हमला हुआ, इसके अलावा मुंबई अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, इसके पहले कई बड़े हमले जो जम्मू कश्मीर में हुए, कई बार वो मौके ऐसे आए जब यूएनएससी में मसला उठा, यूएन में मसला उठा, और उस पर हर बार सिर्फ खामोशी रही पाकिस्तान की, क्योंकि बोलने को कुछ रहा नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन हुसैन जावेद देखिए, ये एक लंबा मैटर हो जाता है। यहाँ पर एक बात यूके देवनाथ जी ने बड़ी दिलचस्प कही कि बार बार भाई अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी की या फिर आतंकवाद को समर्थन नहीं करने की, आप डेमोक्रेसी का एक बड़ा उदाहरण दीजिए ना, फेयर इलेक्शंस कराइए। PMLN को अगर इतना ही है तो आप बाकी सारी जो पार्टियां हैं आप उन पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप उनको ओपन कीजिए। आप उन पर पाबंदी लगा देते हैं, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन या फिर उससे जुड़ी हुई जो संगठन है, आप उन्हें खुल्लम खुल्ला मौका दे देते हैं। जी मैम, आज बहुत कम टाइम मिला मुझे, लेकिन चले मैं अपने बात को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखिए, कुछ बातें आपने की, कुछ हमारे पैनलिस्ट ने की है, तो मैं उनका जवाब इस तरह दूंगा कि सबसे पहले तो ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान में ये इशू रहा है, जब हम अपने मसले उनको जंगों से हल नहीं करते तो एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट होती है। और पिछले 70 साल से प्रॉक्सी वॉर हम दोनों मुल्कों के बीच में इस तरह चलती रही है। हकीकत है, चाहे इंडिया को पसंद हो ना हो, पाकिस्तान को पसंद हो ना हो, लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें होती रही है। और मैं देवनाथ जी की इस बात से भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अमन ही हल है, लेकिन अमन इस तरह तो नहीं आ सकता कि हिंदुस्तान ही हमें बताए कि आपके यहाँ से आतंकवाद हो रहा है, उस मसले को आपको हल करना है तो अमन आ जाएगा। बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि ट्रक चले, काबुल से चले, लाहौर तक आए, दिल्ली तक जाए, उसके बाद ढाका तक जाए, होना ऐसी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह टेबल पे बैठेंगे तो आपके पास आपकी जो पूरी आपके डोजियर्स हैं, लिस्ट है आतंकवाद को लेके, बिल्कुल आए आप लेके, फिर हमारी भी सुने, कश्मीर के ऊपर हमारी भी सुने। आपके लिए ये मुद्दा नहीं होगा लेकिन हमारे लिए है। अगर एक बार हमने तमाम अपने मसले हल करने तो ये हमें तय करना होगा। लेकिन हिंदुस्तान को भी बात बताइए, क्या इसके पहले भारत की तरफ से मौके नहीं दिए गए?
1947 से लेकर 2026 तक अगर मैं बात करूं 10 से ज्यादा बार ऐसे मौके हुए जब हिंदुस्तान ने हर बार कहीं ना कहीं मौके दिए और उसके बाद में हर बार उसकी पीठ में सिर्फ छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। उसके बाद में कभी कोई हमला हो जाता है, कभी कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। मजबूरी ये है कि अमन के लिए हमारी हम एक दूसरे के हमसाए हैं। हम एक दूसरे को अच्छा हमसाया नहीं कहते, लेकिन हम अपने आप को बदल भी नहीं सकते। अगर हिंदुस्तान हमारे मशरिक में तो हिंदुस्तान रहेगा, अगर आपके वेस्ट में पाकिस्तान है तो वो रहेगा। लेकिन अब वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं हमें अपने मसले हल करने होंगे। एक बात का मैं जवाब दूंगा, अक्सर इस तरह आतंकवाद की बात होती है कि जहादी बिल्कुल सरहद के ऊपर एलओसी के ऊपर तैयार बैठे और वो इस तरह से आपके हिस्से का जो कश्मीर है वहां पे चले जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे सामने आपकी बीएसएफ की रिपोर्ट है 2025 की दिसंबर की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपके हिस्से का कश्मीर है, डोडा का इलाका, किश्तवाड़ का इलाका, वहां पर 35 से 40 आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा कश्मीर की ज्योग्राफी जानता है, ये दोनों जो जगह है, डोडा है, किश्तवाड़ है, एलओसी से कितने दूर है, पाकिस्तान की सरहद से कितने दूर है। अब अगर यहाँ 35 से 40 आतंकवादी, तो वो कहां से आए? या तो वो इंडिया से आए होंगे या वो चाइना से आए होंगे। पाकिस्तान के अंदर कैसे जा सकते हैं जब आपकी लाखों की फौज वहां पर है? पिछली बार मैंने 6 लाख फौज का कहा था। दिक्कत क्या है हुसैन जावेद जी, अभी वक्त कम है, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये जो आपने जिस टेरेन की बात की ना, तो वो यूके देवनाथ जी या संजीत सिरोही जी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते कि आखिर कोई कहां से कैसे आता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, यही तो एक तरीका है। अच्छा, लास्ट एक 10 सेकंड का रिएक्शन में संजीत सिरोही जी से ले रही हूँ आपकी इसी बात पे। सिरोही जी। जावेद जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपने वो एरिया नहीं देखा, मैं उस एरिया में रहा हूं। वहां पे पहली बात तो वहां पे फेंसिंग नहीं है, क्योंकि वो एलओसी है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। नंबर दूसरा है, वहां की टेरेन ऐसी है कि उस टेरेन से इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और आपके जो बैटल एक्शन जो ग्रुप है, जो ट्रुप्स हैं, वो मदद करते हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। वो एलओसी पे फायर करते हैं, गोलाबारी करते हैं, ताकि हमारी जो बीएसएफ या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें वो एंगेज हो जाते हैं और आपके बंदे फिर वो जो है रात के अंधेरे में और सर मुझे लगता है कि ये बात वही सवाल उठाने की कोशिश करता है जो खुद उसे भी पता है इतने लंबे वक्त से जो बड़ी परिस्थितियां रही हैं। लेकिन देखिए, वक्त इतना ही है, मुझे यहाँ पर इस चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबके अपने अपने पक्ष जरूर है, लेकिन बात ये कि जब लश्कर तैयबा के ऐसे तमाम बड़े कमांडर अगर बड़े स्तर पर खुल्लम खुल्ला ये कहते हो कि पाकिस्तान की सेना हमें इनवाइट करती है, जनाजे में हम उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये सीधे आतंकवाद और पाक सेना के गठजोड़ को दर्शाती है, जो पाकिस्तान के दोहरे रवैये को सीधे दर्शाता है, उन्हें पनाह देता हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर।